रोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे, अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान मई माह में कौन कौन से कार्यों को करें? अरबी की अच्छी उपज के लिए उन्नत बुवाई तकनीक। अपने राज्य में किसान खेती और इससे जुड़े कई कार्यों को करते हैं, जिससे किसानों को अच्छी आय मिलती है। और हम भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको समय समय पर खेती और इससे संबंधित तमाम जानकारियां देते रहते हैं, जिसे अपनाकर आप लाभ लेते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम आपके लिए जानकारी लाए हैं मई माह में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में। तो आप मई माह में कौन कौन से कार्यों को किस प्रकार से करें, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मई माह में किए जाने वाले कृषि कार्य। मिट्टी परीक्षण। मई जून माह में खेत खाली होने पर मिट्टी का नमूना लें। 3 वर्षों में एक बार अपने खेत का मिट्टी परीक्षण जरूर करवाएं, जिससे मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा और फसलों में कौन सी खाद कब और कितनी मात्रा में डालनी है, इसका पता चल सके। एक खेत से प्राप्त मिट्टी के नमूने को आपस में मिलाकर नियम अनुसार उसमें से लगभग 500 ग्राम भार एक थैले में भरकर पूरे विवरण के साथ मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजें। गर्मी की जुताई। रबी फसलों की कटाई के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करना लाभदायक होगा और गहरी जुताई भी 3 साल में एक बार जरूर करें। गर्मी की जुताई से खरपतवार की संख्या में कमी होती है, हानिकारक कीट रोग नष्ट हो जाते हैं और भूमि की पानी सोखने व रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। फसलोत्पादन। गेहूं। खलिहान में रखे अनाज की सुरक्षा के लिए ध्यान दें कि खलिहान के ऊपर बिजली का तार ना हो और बीड़ी, सिगरेट, हुक्का का प्रयोग खलिहान में ना करें। थ्रेशर चलाते समय सावधानी बरतें। थ्रेशर के मुंह तक पहुंचने के लिए चौकी या तख्त का इस्तेमाल करें। भंडारण के लिए गेहूं को कड़ी धूप में इतना सुखाना चाहिए कि उसमें नमी की मात्रा 8 से 10% से ज्यादा ना रहे। भंडारण से पहले भंडार घर में कीटनाशक का छिड़काव कर लें। मेलाथियान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर गोदाम के अंदर छिड़कना चाहिए। अनाज को बोरी में भरकर रखना हो तो पहले भूसी और सूखी नीम की पत्ती को बिछा दें। उसके बाद बोरों को दीवार से 50 सेंटीमीटर दूर रखें। सूरजमुखी। सूरजमुखी की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई और निराई गुड़ाई करें। इसके साथ ही पौधों पर 15 से 20 सेंटीमीटर मिट्टी भी चढ़ा दें। सूरजमुखी की फसल में इस समय परागण कीट कम आते हैं, इसलिए साफ कपड़ा लेकर हल्के हाथों से सभी फूलों पर हाथ फेर दें, जिससे दाने अधिक संख्या में बनेंगे और उपज भी बढ़ेगी। सूरजमुखी में हरे फूल के बालदार सुंडी और तंबाकू की सुंडी के नियंत्रण के लिए प्रति हेक्टेयर फास्मेमेडान 250 मिलीलीटर 600 लीटर पानी में मिलाकर करें। मूंग, उड़द, लोबिया। गर्मी में बोई गई मूंग, उड़द 12 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। मूंग और उड़द की फसल में पत्ती धब्बा रोग की रोकथाम के लिए
कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। गन्ना। बसंत ऋतु के गन्ने में 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। सिंचाई करें, यूरिया का प्रयोग कर लें। अगोला बेधक की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास की 1.5 लीटर मात्रा 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। चारे की फसल। गर्मी में चारे की कटान वाली तरीके भी की जा सकती है। मक्का और लोबिया मिलाकर बोने से अच्छी गुणवत्ता का चारा प्राप्त होता है। हरी खाद की फसलें। हरी खाद के लिए ढैंचा और सनई को बोआई भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है, इसलिए इसकी बुआई करें। इन फसलों से प्रति हेक्टेयर 50 से 70 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त होती है। हरी खाद की फसलें 45 से 50 दिन में पलट के तैयार हो जाती है, इसलिए खरीफ फसलों की रोपाई या बुआई के समय को ध्यान में रखते हुए हरी खाद वाली फसलों की बुआई करें। किसान भाइयों, अब तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अरबी के कंद और पत्ते का प्रयोग सब्जी में होता है, इसलिए बाजार में अच्छी मांग रहती है। इसकी बुवाई का ये सही समय है। अच्छी फसल के लिए यह जरूरी है कि इसकी बुवाई के समय सभी तकनीकी बातों का पूरा ध्यान रखा जाए, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आराधना। मैं आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में बताऊंगी आज जिसको हम लोग मिरेकल वेजिटेबल कहते हैं, यानी कि लोग उसका कम से कम प्रयोग करते हैं क्योंकि वो उसकी गुणवत्ता को नहीं जानते हैं। आज के इस वीडियो के बाद जब आप इसके गुणों को जानेंगे तो बहुतायत में इसका प्रयोग करेंगे। उस सब्जी का नाम है अरवी की सब्जी। ये सब्जी अपने आप में बहुत सारे गुणों को समेटा हुआ है। ये बस एक सब्जी नहीं है, बल्कि इसमें मेडिसिनल गुण यानी औषधीय गुण भरपूर मात्रा में उपस्थित होता है। अब जैसा कि अरवी की सब्जी का लोग प्रयोग जो करते हैं, ज़्यादातर उसके कंद होती है जो मिट्टी के अंदर आती है उसके लिए करते हैं, या इसके पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं जो कि सब्जी या पकौड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक विशेष बात है कि कच्चे अरवी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए बहुत बार जब अरवी को खा लेते हैं तब उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसमें एक कंपाउंड रहता है, एक केमिकल कंपाउंड जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो ये जो होता है जिसके कारण हमारे गले में जो खुजली टाइप की होती है इसके कारण होती है, तो कहीं आता है हो जाता है ये रसायन, जिसके कारण आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप इसको रात भर ठंडे पानी में जब भिगो के रखते हैं तो भी ये रसायन निकल जाता है और आप इसका सही पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट
प्रोटीन होता है वो तो बहुत मात्रा में होता ही है, उसके अलावा इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन भी बहुत आयत मात्रा में जरूरी होता है। ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी सुचारू रूप से जीने के लिए ये सारे तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से किसी की अगर कमी हो जाती है तो तरह तरह की बीमारियां परिलक्षित होती हैं। तो ये सब्जी जो है बहुत सस्ती होती है, सुलभ होती है। भारत के हर राज्य में लगभग ये उगाई जाती है। अरवी जो होती है वो लगभग 130 से 140 दिन की फसल होती है। बहुत ज़्यादा जो लेट ड्यूरेशन तक लगाया जाता है वो 150 दिन में इसकी कटाई होती है, यानी कि 5 महीने का ये क्रॉप है। ज़्यादातर लोग जो अरवी लगाते हैं वो इसको मुख्य फसल के रूप में नहीं लगाते, किसी न किसी क्रॉप फसल के साथ मिश्रित रूप में लगाते हैं। और मैं भी आपको यही सलाह देना चाहूँगी कि इसमें चूँकि कीट, बीमारी ये सब की समस्या थोड़ी कम होती है और ये कंद फसल है, मिट्टी के अंदर होती है, तो आप इसको मिश्रित रूप में अगर लगाएंगे तो ये आपको ज़्यादा फायदा। अरवी की खेती कई प्रकार की मिट्टी जैसे कि रेतली से दोमट मिट्टी में की जाती है, पर यह रेतली, दोमट या जैविक तत्वों की भरपूर बढ़िया परिणाम देती है। कम उपजाऊ और नमी वाली मिट्टी इसकी पैदावार को कम कर देती है। अरवी की खेती के लिए जमीन को अच्छी तरह से तैयार करें। मतलब प्लाऊ चला के उसमें खुदाई करने के बाद उसको थोड़ी भुरभुरी सी बना लेनी चाहिए, ताकि कंद फसल है उसको है। अगर मिट्टी पोली नहीं होगी तो फिर उनको अंदर जाने में दिक्कत होगी और जो कंद होगा उसका आकार और उसका भार आपको कम मिलेगा। तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। और पीएच की बात करें अगर मिट्टी की, तो वो लगभग आप 5.5 से 7.5 है। ज़्यादा क्षारीय मिट्टी इसके लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। 250 केजी जो अच्छी सड़ी हुई खाद जो होती है वो इसका इस्तेमाल पर हेक्टेयर की रेट से करें। जब भी आपको फसल लगानी हो उसके 15 दिन पहले अच्छे से मिट्टी में मिलाकर और धूप में अच्छे से इसको। जहाँ तक रासायनिक उर्वरकों की बात है तो प्रति हेक्टेयर एरिया के लिए यूरिया 35 किलोग्राम, डीएपी 110 किलोग्राम और पोटास 170 किलोग्राम देने की जरूरत होती है। इन उर्वरकों में से यूरिया लगभग 40 से 45 किलोग्राम और डीएपी और पोटास की पूरी मात्रा दे दें। शेष 85 से 90 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग खरीफ फसल में 2 बार में करें। इसलिए बोले तो जैसा कि हर फसल में होता है कि जो लोकल वैरायटी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो समृद्ध वैरायटियाँ हैं, समृद्ध किस्में हैं, उसको भी लगा सकते हैं, जिसमें पंचमुखी, सफ़ेद गौरिया, सहस्त्रपूर्णा, सहस्त्रमुखी, सेलेक्शन, नरेंद्र अरवी-1 ये सारे प्रमुख हैं। आप इनको लगा सकते हैं और अच्छी उपज इनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रबी के रूप मौसम में भी लगाया जाता है और ये खरीफ के मौसम में भी लगाया जाता है। खरीफ फसल के रूप में इसकी बुआई जून कर सकते हैं और रबी फसल के रूप में इसकी बुआई अक्टूबर माह में की जाती है। अब ये कंद है तो इनको थोड़ा उपचारित कर लेना अच्छा होता है, ताकि इसमें जो भी आपके फफूंदजनक रोग होंगे ये सब नहीं आएंगे। तो हम लोग ज़्यादातर 75% जो होता है वेटेबल पाउडर उसके रेट से इसको 1 ग्राम पर लीटर में घोल लेते हैं। अच्छे से घोल में ये कंद को डुबो के रखते हैं, फिर उसको बाहर निकाल कर छाया में अच्छे से सुखा लेते हैं और उसके बाद तो इसमें जो होती हैं वो कम से कम लगती हैं। कंद जो है उसको ज़्यादा गहराई में कभी भी नहीं लगाएं। ज़्यादा गहराई में लगाएंगे तो उसके जो तने निकलते हैं उसमें दिक्कत आती है और पत्तियां ये सब उतने अच्छे से नहीं निकलती हैं। तो ये जो अरवी का कंद होता है, जो कतार से कतार की दूरी जो होती है वो लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर तक रखते हैं और 20 से 25 सेंटीमीटर के अंतराल पे हम लगभग इसमें पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। इसको हमेशा आप कोशिश करें पे लगाएं, क्योंकि इससे जो नुकसान होगा वो नहीं होगा। इनको लगाने के बाद इसको अच्छे से पत्ते से ढक दें। तो पत्ते से ढकने से क्या होता है कि इसमें सूर्य की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ती है। इनके पत्ते जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में आते हैं। तो
करें, उसके डबल फायदे आपको मिलेंगे। एक तो आप उसको सब्जी के रूप में, पकौड़े के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे, और दूसरा है कि नई नई पत्तियां आती रहेंगी उसके कारण आपके फसल में, और चूंकि वेजिटेटिव ग्रोथ की बढ़वार कम बहुत अच्छे बैठेंगे, क्योंकि इसमें पत्तियां बहुत ज़्यादा अमाउंट में आती हैं। और हाँ, बहुत ज़्यादा सटा के संकरे रूप में इसको नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप लगाएंगे तो कंद को बढ़वाड़ के लिए जगह नहीं मिलेगा और आपके कंद की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। और करते हैं तो 180 क्विंटल पर हेक्टेयर के रेट से ये मिलता है। और कुछ किसान इसको स्टोर करके भी रखते हैं, तो स्टोर करने में आप देखें कि जहाँ पे इसको स्टोर कर रहे हो वो थोड़ा अंधेरा जगह हो और नमी ज़्यादा नहीं हो, नहीं तो ये फिर वहीं अंकुरित होने लगेंगे। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जबरानी, जिला नागौर के राम पुकार ने। आपने जुताई में उपयोग होने वाले कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अगर हम बात करें कि खेती अगर करनी है तो पहला जो एक काम होता है जो बीज बोने का, उससे पहले हमें खेत को तैयार करना पड़ता है। और खेत को तैयार करने के लिए हमारे पास बहुत सारे यंत्र होते हैं, कर्षण यंत्र जिसको बोलते हैं। और खेती में जुताई का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर बीज सैया तैयार करना होता है तो हमें खेतों को पल्वराइज करना होता है, उसमें उसको भुरभुरा बनाना होता है। बीज बोएं तो वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाए, वो अंकुरित हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास दो तरह के इम्प्लीमेंट्स होते हैं, टीलेज इम्प्लीमेंट्स जिसको बोलते हैं। एक तो होता है प्राइमरी, जिसको बोलते हैं प्राथमिक कर्षण यंत्र, दूसरा होता है द्वितीय कर्षण यंत्र। तो प्राथमिक कर्षण यंत्र जो होते हैं उसमें जैसे आप मान लीजिए जितने भी प्लाऊ होते हैं, जिसके पीछे नाम प्लाऊ लगा रहता, उसको हम बोलते हैं प्राथमिक कर्षण यंत्र। तो अगर आप देखें पहले ज़माने में हमारे यहाँ होता था देशी प्लाऊ, जिसको आप बोलते हैं हल अगर देखें तो वो हमारा प्राइमरी टीलेज इम्प्लीमेंट था। तो अभी भी जैसे आप देखेंगे गांव में
बहुत ही रेयर हो गया है कि 2 उसको बैल लगा के हम उसको प्रयोग में लाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक लाइन बस आपका होता है, तो इसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है। तो हम लोग अब आ गए हैं मोल्ड बोर्ड प्लाऊ की तरफ। मोल्ड बोर्ड प्लाऊ भी आप चाहे तो इसको बुलॉक से भी चला सकते हैं, जिसको बोलते हैं बैल से चला सकते हैं, और नहीं तो इसको हम ट्रैक्टर ड्रॉन वाला चलाते हैं। तो इससे हमारे 25 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पे जुताई होती है। मोल्ड बोर्ड हल ये एक ट्रैक्टर चलित यंत्र है। इसका फार छड़फाड़ यानी बार टाइप प्रकार का होता है तथा ये उच्च कार्बन स्टील या कम मिश्रित स्टील का बना होता है। इस हल की जुताई की गहराई का नियंत्रण हाइड्रोलिक लीवर से या ट्रैक्टर के 3 पॉइंट लिंकेज से करते हैं। इस हल से सख्त मिट्टी को भी आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग हरी खादों को मिट्टी में मिलाने के काम में भी होता है, लेकिन ये उसको उतने अच्छे से मिलाता नहीं है, मिक्सिंग नहीं करता है, ये बस कट करता है। तो इसलिए मोल्ड बोर्ड प्लाऊ को हम उतना प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन अगर मिट्टी हल्की है तो आप इसको लेके चला सकते हैं। तो ये होता है एक मोल्ड बोर्ड प्लाऊ। दूसरा एक होता है डिस्क प्लाऊ। डिस्क प्लाऊ में आप देखेंगे कि इसकी जो डायमीटर होती है, व्याज होती है, वो आपकी होती है 60 सेंटीमीटर की। और इसमें आप देखेंगे एक्सल पे आपके बहुत सारे तवे नुमा स्ट्रक्चर, जिसको बोल सकते हैं तवा नुमा स्ट्रक्चर होता है, और ये मिट्टी को स्लाइस की तरह काटता जाता है और आपकी मिट्टी को ये मिलाता जाता है। डिस्क प्लाऊ प्राथमिक भूमि तैयारी करने वाला 3 पॉइंट लिंकेज इम्प्लीमेंट है। ये मिट्टी खुदाई के लिए प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर नरम मिट्टी की स्थिति में अधिक उपयोगी है। कुछ डिस्क प्लाऊ में 2 से 4 बॉटम प्लाऊ होते हैं। इसको खुदाई की गहराई और दिशा के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसकी जो ब्याज होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, 60 सेंटीमीटर, तो इसका जो एफिशिएंसी होता है थोड़ा ज़्यादा होता है डिस्क प्लाऊ का। उसके बाद हमारा होता है का सबसॉइल प्लाऊ। सबसॉइल प्लाऊ होता है क्या, आप देखेंगे लोगों को कि बहुत सारा रोटावेटर चला के उन्होंने हार्ड पैन तैयार किया है, क्योंकि हार्ड पैन तैयार होने से हमारे मिट्टी के नीचे पानी का संग्रह नहीं हो पाता है। मतलब पानी जो है वो एक लेयर 40-45 सेंटीमीटर के नीचे वो जाता ही नहीं है, क्योंकि हमारी हार्ड पैन तैयार हो जाती है। तो हम लोगों को बोलते हैं कि सबसॉइल चलाएं। ट्रैक्टर चलित सबसॉइलर हल। इस हल में एक हरिस होता है जो उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। हरिस ऊपर एवं नीचे निकले हुए किनारे को दृढ़ता प्रदान करता है। एक खोखला स्टील का एडॉप्टर होता है जो हरिस के निचले भाग में लगा होता है और फार को मदद प्रदान करता है। इस यंत्र का फार उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। यंत्र की गहराई ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक प्रणाली द्वारा नियंत्रित की जाती है। हल का प्रयोग गहरी जुताई के लिए किया जाता है, जिसमें मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है। तो ये 60 से 70 सेंटीमीटर के नीचे के हार्ड पैन को तोड़ देता है। इससे पानी का रिसाव खेत में अच्छा होता है, जो हम बोलते हैं कि गर्मियों में भी मिट्टी में नमी संरक्षित रहता है। ये सारे प्लाऊ हमारे प्राइमरी में आते हैं, जिसको बोलते हैं प्राथमिक कर्षण यंत्र। दूसरा जो बोलते हैं हम द्वितीय कर्षण यंत्र होता है। द्वितीय कर्षण यंत्र में आपका जितना भी देखें, कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, ये सब आपके द्वितीय कर्षण यंत्र होते हैं। और हैरो, ये 3 जो होते हैं मेनली हमारे द्वितीय कर्षण यंत्र हैं। तो कल्टीवेटर में आप क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि उसका फ्रेम होता है और उसमें 7 से 13 टाइन्स लगे होते हैं। टाइन्स कहते हो कैसे होते हैं, शावल जैसे होते हैं, और इसमें एडजस्टेबल नट भी होते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो उसकी दूरी को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो कल्टीवेटर में क्या होता है, ये थोड़ा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें आप मिट्टी को पलटते भी हैं और मिलाते हैं। आप देखेंगे मिट्टी फाड़ की तरह कटता है और मिलता जाता है। तो इसमें कल्टीवेटर भी बहुत अच्छा काम करता है और काफ़ी प्रचलित है कल्टी के नाम से अपने यहाँ। उसके बाद अगर देखें तो दूसरा होता है हमारे यहाँ हैरो। हैरो में हमारे यहाँ डिस्क हैरो काफ़ी प्रचलित है। जैसे मान लीजिए जहाँ पे खरपतवार की समस्या खेतों में ज़्यादा होती है और मिट्टी भी थोड़ी कठोर होती है, लेकिन पथरीला नहीं होना चाहिए, मिट्टी कठोर अगर है तो आप हैरो चला सकते हैं। हैरो में क्या होता है, 2 एक्सल होते हैं। ये तवानुमा स्ट्रक्चर होता है, जैसे डिस्क प्लाऊ आपने देखा होगा वैसे ही तवानुमा होता है, लेकिन ये 2 ऑफसेट में आते हैं। मतलब 2 एक्सल पे 2 डिस्क रहते हैं। तो इसका होता है मिट्टी कटती भी है स्लाइस की तरह 40 से 45 सेंटीमीटर गहरी, और उसको मिलाती भी है। और खरपतवार या जो भी स्टबल भी अगर खेत में, जिसको बोलते हैं पुआल अगर रह गया या डंठल छूट गया है, तो वो भी मिक्सिंग करता हुआ वो खेत में जाता है। तो इससे काफ़ी मिट्टी भुरभुरी होती है, आपका खेतों में मतलब मिल जाता है।
उसके अलावा बात करें तो रोटावेटर है हमारे पास। रोटावेटर में क्या होता है कि मिट्टी भुरभुरी भी होती है और वो साथ साथ वो प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज दोनों ही साथ में अच्छे से करती है। लेकिन रोटावेटर हम ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते क्योंकि हार्ड पैन बहुत जल्दी तैयार होता है रोटावेटर में। इस प्रकार यंत्रों के उपयोग से हो सकती है जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, वहीं मिट्टी की गहरी जुताई के साथ साथ मिट्टी का उपजाऊपन भी बढ़ता है और खरपतवार उन्मूलन तथा कीड़े मकोड़े का घर नष्ट हो जाता है। इन यंत्रों को प्रयोग करने से कृषि कार्य कम समय और कम लागत में हो जाता है। तो ये भी एक बहुत, लेकिन विलेज इम्प्लीमेंट चलाना है तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि खेतों में कंकड़ पत्थर जैसे बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, पत्थर है, ये सब नहीं होना चाहिए खेत में। अगर है तो आप इसको परिष्करण कर लें, उसके बाद आप अपने टिलेज इम्प्लीमेंट को चलाएं। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप किसी अगर प्रयोग में आते हैं, बहुत गीली मिट्टी अगर लगी है तो इसको आप हटाएं, इसको सुखाएं। हटाने के बाद इसको ग्रीसिंग करें, जहाँ जहाँ नट बोल्ट्स हैं वहाँ पे बियरिंग है उसको आप ग्रीसिंग करें और ये काफ़ी बढ़िया है। आप कृषि यांत्रिकरण को अपना सकते हैं। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान